Hello students, welcome back to my channel that is Chemistry with Priya. So students, I have a lemon in my hand. मेरे पास आज एक नींबू है और जो नींबू का टेस्ट होता है वो सबको पता है, वो बहुत ही टेस्टी और खट्टा खट्टा होता है ना, ठीक है। लेकिन सोचने वाली बात क्या है ना बेटा कि ये जो लेमन है ये खट्टा ही क्यों होता है, ये गुड़ की तरह मीठा क्यों नहीं होता। मीठा भी तो हो सकता था, लेकिन ये खट्टा क्यों होता है, ठीक है। तो उसका जो जवाब है वो किसके पास है, साइंस के पास, ठीक है। साइंस क्या कहता है कि लेमन जो है वो खट्टा क्यों होता है, बिकॉज इसमें क्या प्रेजेंट होता है, एसिड प्रेजेंट होता है, ठीक है। और जो एसिड है, एसिड का टेस्ट कैसा होता है, सार टेस्ट, सोर टेस्ट, ठीक है। जैसे कोई सार कहता है, कोई सोर कहता है, SOUR। जो खट्टा खट्टा टेस्ट होता है वो एसिड का टेस्ट होता है, क्लियर, ठीक है। तो इससे पहले वाले वीडियोस में हमने पढ़ा था कि कैसे हम विदाउट टेस्ट किए पता लगा सकते हैं कि कोई चीज़ एसिड है या बेस है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जिनके टेस्ट से भी हम पता लगा लेते हैं कि उसमें एसिड प्रेजेंट है या फिर बेस प्रेजेंट है। तो लेमन में क्या प्रेजेंट है, हमारा एसिड प्रेजेंट है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ना बेटा वो इसी से रिलेटेड है, दैट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। आज हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं कि एसिड्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो एसिड की प्रॉपर्टीज स्टार्ट करने से पहले कुछ जनरल टर्म्स है बेटा एसिड से रिलेटेड, जो टर्म्स आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहली बात तो अगर हम टेस्ट के रिस्पेक्ट में बोलें तो एसिड क्या है, एसिड आर दोज केमिकल कंपाउंड्स विच हैव सार टेस्ट, ठीक है। एसिड्स हमारे क्या है, एसिड्स आर दोज केमिकल compounds which have sour taste, ठीक है। खट्टा खट्टा टेस्ट होता है इनका, मतलब जिस भी चीज में आपको खट्टा खट्टा लगेगा यानी वहां पे क्या प्रेजेंट है, कुछ ना कुछ एसिड वहां पे प्रेजेंट है, ठीक है। एसिड हमारे वो केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, क्लियर। नाउ अब कुछ एसिड्स होते हैं बेटा जो हमें प्लांट मटेरियल या एनिमल से मिलते हैं, ठीक है। सम एसिड्स आर प्रेजेंट इन द प्लांट मटेरियल एंड एनिमल्स एंड दोज एसिड्स आर नोन एज ऑर्गेनिक एसिड। तो सेकंड टर्म जो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए वो क्या है कि व्हाट आर ऑर्गेनिक एसिड्स। ऑर्गेनिक एसिड्स किसे कहते हैं, तो ऑर्गेनिक एसिड्स किन्हें कहते हैं, दोज एसिड्स विच आर present in plant material and animal, plant material and animals। तो प्लांट मटेरियल और एनिमल्स में जो हमें एसिड्स मिलते हैं उन एसिड्स को हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे हम देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड, एग्जाम्पल हमारा क्या हो गया, एसिटिक एसिड, ठीक है। एसिटिक एसिड हमें किसमें मिलता है, विनेगर में, ठीक है। विनेगर एक प्लांट का मटेरियल है। सिमिलरली हम यहाँ पे देखें अगर सिट्रिक एसिड, ठीक है। तो जो लेमन की बात मैंने अभी की थी, ठीक है, लेमन क्या है, एक सिट्रस फ्रूट है। तो जो भी हमारे सिट्रस फ्रूट की कैटेगरी में आते हैं वो सिट्रस फ्रूट क्यों कहलाते हैं, क्योंकि उनमें क्या प्रेजेंट होता है, सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है। जैसे आपके ऑरेंजेस हो गए या पाइनएप्पल हो गए, इन सब में हमारा क्या प्रेजेंट होता है, सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है। तो सिट्रिक एसिड हमारा किस में प्रेजेंट हो गया, आपका जैसे लेमन में प्रेजेंट हो गया, ठीक है। सिमिलरली अगर हम लैक्टिक एसिड की बात करें, ठीक है, जैसे हम क्या करते हैं, आपका जो मिल्क है, मिल्क से क्या प्रिपेयर करते हैं, कर्ड प्रिपेयर करते हैं। और जब हम कर्ड को टेस्ट करते हैं उसका जो टेस्ट होता है वो लिटिल बिट सार होता है, मतलब थोड़ा सा वो खट्टा होता है। और जैसे आप उसको लॉन्ग टाइम के लिए रखोगे तो उसमें जो सारनेस होती है वो क्या होती जाती है, इंक्रीज होती जाती है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस एसिड दैट इज लैक्टिक एसिड। तो ये जो लैक्टिक एसिड है ये हमारा कहाँ प्रेजेंट रहता है, कर्ड में प्रेजेंट रहता है। टार्टरिक एसिड,
टार्टरिक एसिड हमारा कहाँ प्रेजेंट रहता है आपका, अनराइप ग्रेप्स में। जब ग्रेप्स हमारे क्या होते हैं, कच्चे होते हैं, तो उनमें जो एसिड प्रेजेंट रहता है उस एसिड को हम क्या कहते हैं, टार्टरिक एसिड कहते हैं। ऑक्सैलिक एसिड हमारा प्रेजेंट रहता है आपका टोमेटो में, ठीक है। टोमेटो भी क्या होता है, लिटिल बिट उनका जो टेस्ट होता है वो खट्टा खट्टा लगता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सैलिक एसिड। और आपका जो फॉर्मिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड आपका प्रेजेंट रहता है कहाँ, एंट की स्टिंग में। जब अगर हमें कोई चींटी काट लेती है तो क्या होता है बेटा, जहाँ पे भी हमें चींटी काट लेती है हमें वहां पे जलन होने लगती है, ठीक है, ईचिंग होने लगती है, जलन होने लगती है। क्यों? क्योंकि वो क्या रिलीज करती है, फॉर्मिक एसिड रिलीज करती है, जिससे हमारा जो स्किन है वो लिटिल बिट बर्न हो जाता है, जिससे हमें वहां पे जलन फील होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारे क्या है, ऑर्गेनिक एसिड्स के एग्जांपल है। ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। तो ऑर्गेनिक एसिड के कुछ एग्जांपल्स हैं। ये ऑर्गेनिक एसिड्स हमें कहाँ से मिलते हैं, प्लांट मटेरियल और एनिमल से मिलते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ एसिड्स ऐसे होते हैं जो एसिड हम लोग प्रिपेयर करते हैं फ्रॉम द मिनरल ऑफ द अर्थ, ठीक है। जो अर्थ में हमारे मिनरल्स होते हैं, उन मिनरल से जो हम एसिड्स प्रिपेयर करते हैं, उन एसिड्स को हम क्या कहते हैं, मिनरल एसिड। तो यहाँ पे थर्ड जो आपने जानना जरूरी है वो क्या है आपका, मिनरल एसिड्स। तो मिनरल एसिड्स क्या होते हैं बेटे, मिनरल एसिड्स आर दोज एसिड्स व्हिच आर प्रिपेयर्ड, दीज आर प्रिपेयर्ड, ये बनाए जाते हैं। ऑर्गेनिक एसिड्स अपने आप होते हैं लेकिन ये बनाए जाते हैं, दीज आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम the minerals of the earth, minerals of the earth। अर्थ के मिनरल से जो एसिड हमारे बनते हैं उन एसिड्स को हम क्या कहते हैं, मिनरल एसिड्स कहते हैं। जो 3 मोस्ट कॉमन मिनरल एसिड अभी आप लोग पढ़ेंगे या उनका यूज देखेंगे या लैब्स में भी यूज करेंगे, जो 3 कॉमन मिनरल एसिड्स हम लोग यूज करते हैं, वो एक है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसका फॉर्मूला हमारा क्या है, HCl। दूसरा है हमारा सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, जिसका फॉर्मूला हमारा क्या है, H2SO4। और तीसरा है हमारा नाइट्रिक एसिड, जिसका फॉर्मूला हमारा क्या है, HNO3। तो ये 3 कॉमन हमारे मिनरल एसिड्स हैं जो जनरली हम लोग अभी यूज में लेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड, और ये इनके फॉर्मूले, ठीक है। तो ऑर्गेनिक एसिड्स क्या होते हैं, जो कि प्लांट मटेरियल या एनिमल्स में प्रेजेंट होते हैं, और मिनरल एसिड्स क्या होते हैं, जिन्हें हम अर्थ के मिनरल से प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। ये इनके एग्जांपल्स हो गए। नाउ देखिए बेटा, ये जो हमारे ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, दीज एसिड्स आर नॉट हार्मफुल टू ईट और ड्रिंक। ये जो एसिड्स होते हैं ये हम खा लें या इनको पी ले तो हमारे लिए ये हार्मफुल नहीं होते। ऑब्वियसली बात है बेटा, जैसे हम टोमेटो है, टोमेटो अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं, ठीक है। अगर उसके अंदर जो प्रेजेंट ऑक्सैलिक एसिड है अगर वो हमारे लिए हार्मफुल होता तो क्या हम उसको रेगुलर बेसिस पे यूज कर पाते, नहीं कर पाते। तो जो ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, दीज एसिड्स आर नॉट हार्मफुल टू ईट और ड्रिंक। और ऐसे एसिड्स जो कि आपके खाने या पीने में ज़्यादा हार्मफुल नहीं होते हैं, तो उनको हम जनरली क्या कहते हैं, वीक एसिड्स। तो यहाँ पे एक टर्म और आएगा, दैट इज वीक एंड स्ट्रॉन्ग एसिड्स। तो जो एसिड्स हमारे लिए क्या होते हैं, आपके हार्मफुल होते हैं, उन एसिड्स को हम क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स। तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर हार्मफुल फॉर अस, लेकिन वीक एसिड्स जो होते हैं वो जनरली हमारे लिए, उनके जो सॉल्यूशन होते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन होते हैं, वो हमारे लिए हार्मफुल नहीं होते। सो ऑल ऑर्गेनिक एसिड्स, जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, ऑल आर वीक एसिड्स। ये सारे के सारे हमारे क्या हैं, वीक एसिड्स, ठीक है। जबकि मिनरल एसिड्स की बात करें तो मिनरल एसिड्स के केस में एक्सेप्ट कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड को छोड़ के जितने भी हमारे मिनरल एसिड्स हैं, दे ऑल आर स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। सो ऑल ऑर्गेनिक एसिड्स आर, जितने भी हमारे ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, यस वो हमारे लिए हार्मफुल नहीं है, लेकिन एक्सेस उनका भी हम
अगर हम एक्सेस में ऑर्गेनिक एसिड लेते हैं तो भी वो हमारे लिए क्या होगा, हार्मफुल होगा। जैसे अगर हम एक्सेस में लेमन वाटर पी ले तो क्या होगा, हमें एसिडिटी होने लग जाती है, हमारा जो स्टमक है उसमें बर्निंग सेंसेशन क्रिएट होने लग जाता है, क्योंकि हमारे पेट में एक्सेस ऑफ एसिड जा चुका होता है। लेकिन अगर हम नॉर्मल लेमन वाटर पियेंगे तो हमें कोई भी वहाँ पे कोई भी डिसएडवांटेज फील नहीं होता है। तो जो ऑर्गेनिक एसिड हैं वो वीक एसिड्स होते हैं, तो ये हमारे लिए हार्मफुल नहीं होते हैं। लेकिन जो मिनरल एसिड्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं और वो हमारे लिए क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं। लेकिन इस मिनरल एसिड में एक एक्सेप्शन है, जो एक्सेप्शन क्या है हमारा, कार्बोनिक एसिड। और ये कार्बोनिक एसिड कैसा मिनरल एसिड है, वीक एसिड। ठीक है, तो ये टर्म्स हैं। उसके बाद दो टर्म्स आप लोगों ने और यहाँ पे जानने जरूरी है। वो टर्म्स क्या है हमारे, कंसंट्रेटेड एसिड एंड डाइल्यूट एसिड। कंसंट्रेटेड एसिड एंड डाइल्यूट एसिड। तो कंसंट्रेटेड एसिड का मतलब क्या है बेटा, कंसंट्रेटेड एसिड इज द वन विच कंटेन द मिनिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ वाटर इन इट। ठीक है, विच कंटेन द मिनिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ वाटर इन इट। मान लो बेटा आपका कोई क्वेश्चन एग्जाम में आया है, तो आपको जब आप उसमें कोई आंसर लिखेंगे तो जब टीचर उसमें मार्किंग करता है, तो मार्किंग करते समय जब टीचर चेक करता है तो वो देखता है कि इसमें ऐसा कोई पॉइंट है जिस पॉइंट पे मैं कोई मार्क्स दे सकूं। अगर आपका आंसर पूरा गलत है फिर भी टीचर ट्राई करता है कि आपका कोई ऐसा पॉइंट है जिस पॉइंट को देख के क्या दे सके, मार्क्स दे सके। यानी वो पॉइंट, अगर वो पॉइंट भी नहीं है तो आपके मार्क्स क्या हो जाएंगे, 0। तो कंसंट्रेटेड एसिड भी क्या है, कंसंट्रेटेड सॉरी बेटा, कंसंट्रेटेड एसिड क्या है हमारा, द एसिड विच कंटेन्स द मिनिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ वाटर इन इट। यानी मिनिमम पॉसिबल अमाउंट, यानी उससे कम पानी नहीं हो सकता। ठीक है, एसिड है, एसिड में उससे कम वाटर नहीं पॉसिबल है, वो लीस्ट वहां पे क्या है, पॉसिबिलिटी है। तो अगर ऐसे पॉइंट पे आप किसी एसिड को ले रहे हैं तो वो एसिड क्या होगा आपका, कंसंट्रेटेड एसिड। ठीक है, दूसरी बात बेटा, हम कहते हैं बेटा आप लोगों ने बहुत कंसंट्रेटेड होके पढ़ाई करनी चाहिए। यानी बस आप लोगों ने, अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपका पूरा का पूरा ध्यान, पूरा का पूरा फोकस किस पे होना चाहिए, सिर्फ पढ़ाई पे। इधर उधर की किसी भी चीज पे आपका ध्यान नहीं होना चाहिए। तो कंसंट्रेटेड एसिड में मतलब क्या है, जहाँ पे जितना पॉसिबल हो सके उसमें क्या प्रेजेंट हो, सिर्फ एसिड प्रेजेंट हो, जो वाटर की क्वांटिटी हो उसमें बहुत ही कम हो, जितनी कम हो सकती है उतनी कम हो। यानी बची हुई जो क्वांटिटी होगी वो पूरी की पूरी किसकी होगी, एसिड की होगी, वो पूरा का पूरा एसिड होगा। तो कंसंट्रेटेड एसिड क्या होता है, द वन विच कंटेन मिनिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ वाटर। तो आपका डाइल्यूट एसिड क्या हो जाएगा फिर, डाइल्यूट एसिड इज द वन विच कंटेन मच मोर अमाउंट ऑफ वाटर। जिसमें ज्यादा पानी होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, डाइल्यूट एसिड। ठीक है, जिसमें हमारा क्या प्रेजेंट होगा, ज्यादा पानी प्रेजेंट होगा, वो हमारा क्या होगा, डाइल्यूट एसिड। इतना क्लियर हो बेटा। ठीक है, ये टर्म्स क्लियर हुए। ठीक है, अब देखिए बेटा यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये जो कंसंट्रेटेड एसिड है इसको डाइल्यूट एसिड में कन्वर्ट कैसे करें। हमने कहा कंसंट्रेटेड एसिड क्या है, जिसमें मिनिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ वाटर है और हमने उसको डाइल्यूट एसिड में कन्वर्ट करना है। तो आप सीधे सीधे बोलोगे मैम पानी ऐड कर दो, वो डाइल्यूट हो जाएगा, क्योंकि डाइल्यूट एसिड में तो क्या है, पानी ज्यादा होता है। तो पानी ऐड करो, वो क्या हो जाएगा हमारा, डाइल्यूट एसिड। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक प्रिकॉशन आपने रखना पड़ता है बेटा। ठीक है, यहाँ पे एक प्रिकॉशन रखना पड़ता है। तो वो प्रिकॉशन क्या है, पहले आप इसको नोट कीजिए फिर मैं बताऊंगी। सो हाउ वी डाइल्यूट द कंसंट्रेटेड एसिड। हम कैसे कंसंट्रेटेड एसिड को क्या करें, डाइल्यूट करें। ठीक है, तो आप कहोगे मैम एसिड लो, एसिड में वाटर डालो, डाइल्यूट हो गया। ठीक है, अब मैं अगर आपसे बोलूं बेटा मैं क्या कर रही हूँ, एसिड ले रही हूँ और एसिड में क्या मिला रही हूँ, वाटर मिला रही हूँ। ठीक है, और दूसरी बार मैं वाटर ले रही हूँ और वाटर में क्या मिला रही हूँ, एसिड मिला रही हूँ। पहली बार मैंने क्या लिया, एसिड लिया, एसिड में वाटर मिलाया।
दूसरी बार मैंने क्या किया, वाटर लिया और वाटर में एसिड मिलाया, तो दोनों में सिमिलैरिटी है या डिफरेंस है? तो आप कहोगे मैम सेम ही तो है, एसिड में पानी मिलाओ या पानी में एसिड मिलाओ वो तो डाइल्यूट ही होगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज गलत है बेटा, इन दोनों में से एक चीज गलत है, और वो क्या है देखिए, जब हम क्या करते हैं एसिड और वाटर को क्या करते हैं, मिक्स करते हैं, ठीक है, दिस रिएक्शन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये रिएक्शन क्या है हमारी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था कि कैसे रिएक्शंस होती हैं, जिन रिएक्शंस में लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है। जब लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है उन रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। ठीक है, तो जब हम इन दोनों को मिक्स करते हैं तो उस समय बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट क्या होती है, रिलीज होती है। ठीक है, अब मान लो मैंने क्या लिया है, एसिड लिया है। ठीक है, फर्स्ट केस ले रही हूँ, मैंने क्या लिया है, एसिड लिया है, और एसिड में धीरे 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 करके पानी ऐड कर रही हूँ। जैसे ही एसिड के कांटेक्ट में वाटर आएगा वहां पे उन दोनों के बीच में क्या होगी, रिएक्शन होगी। अब क्योंकि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो वहां पे क्या होगा, बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होगी। तो वो अमाउंट ऑफ हीट क्या करेगा, जो वाटर मैंने इसमें इंसर्ट किया है उस वाटर को वाटर वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट करके बाहर फेंकेगा। ठीक है, जिससे क्या होगा, उसके जो ड्रॉप्स हैं वो मुझ पर भी पड़ सकते हैं, मेरी स्किन पर भी पड़ सकते हैं, मेरे क्लोथ पर भी पड़ सकते हैं, इधर उधर भी कहीं पड़ सकते हैं, जिससे वहां पे डैमेज हो सकता है। ठीक है, लेकिन दूसरे केस में देखो वाटर है और वाटर में मैं धीरे धीरे करके क्या ऐड कर रही हूँ, एसिड ऐड कर रही हूँ। अभी भी रिएक्शन होगी, अभी भी बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होगी, क्योंकि लेकिन अभी क्या है, वाटर की क्वांटिटी ज्यादा है, तो वाटर क्या करेगा, जो अमाउंट ऑफ हीट रिलीज हो रखी है उस हीट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, पहले केस में क्या था, वाटर की क्वांटिटी कम थी, क्योंकि हम वाटर धीरे धीरे ऊपर से ऐड कर रहे हैं, तो नीचे तो पूरा एसिड है, एसिड ज्यादा है, एसिड हीट एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है, जिससे वो बाहर को आ जा रहा है। ठीक है, वेपर्स की फॉर्म में वो कहाँ को आ जा रहा है, बाहर को आ जा रहा है। लेकिन सेकंड केस में क्या हो रहा है, वाटर क्या कर रहा है, हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, और हीट को एब्जॉर्ब करने की वजह से क्या है, जो ड्रॉप्स बाहर आ रहे थे वो अब बाहर नहीं आ पाएंगे, जिससे बाहर डैमेज के चांसेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन सेकंड के केस में भी ये नहीं कि आपने वाटर लिया और पूरा एसिड एक साथ डाल दिया, नहीं, एसिड आपने क्या करना है, धीरे धीरे डालना है, ताकि धीरे धीरे वहां पे रिएक्शन हो, धीरे धीरे आपकी एनर्जी क्या हो, रिलीज हो, जो एनर्जी वाटर को एब्जॉर्ब करने का क्या मिले, टाइम मिले। ठीक है, तो इन दोनों के केस में क्या करना है, हमने वाटर में क्या करना है, आपका एसिड इंक्लूड करना है, क्योंकि जब हम वाटर में एसिड इंक्लूड करेंगे तो जो हीट एनर्जी रिलीज होगी ड्यूरिंग द रिएक्शन, वो हीट एनर्जी वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा, जिससे ड्रॉप्स बाहर नहीं आएंगे और कोई भी डैमेज होने के चांसेस वहां पे कम रहेंगे। क्लियर? तो अगर क्वेश्चन आता है हाउ वी डाइल्यूट द कंसंट्रेटेड एसिड, तो हम कहेंगे बाय पुटिंग वाटर इन द एसिड। ठीक है, क्या आएगा यहाँ पे, बाय पुटिंग वाटर स्लोली इन द एसिड। क्यों? बिकॉज यहाँ पे जो एसिड और वाटर है उसकी रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक होने से लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होगी, तो क्योंकि वहां पे वाटर एक्सेस में होगा तो ये वाटर क्या करेगा, उस हीट को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, जिससे कि कोई भी ड्रॉप बाहर नहीं आएगा, और जो भी ये वर्क कर रहा है कंसंट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट एसिड में कन्वर्ट करने के लिए, उसको कोई भी हार्म नहीं होगा। क्लियर वर्ड है? इतना क्लियर हुआ? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपको प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स को जानने से पहले पता होने चाहिए। सो ये आप नोट कीजिएगा। नाउ नेक्स्ट वील टॉक अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। सो द फर्स्ट प्रॉपर्टी, जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो क्या है, एसिड्स हैव सार टेस्ट। जो एसिड्स होते हैं उनका जो टेस्ट होता है वो क्या होता है, खट्टा होता है। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी एसिड है तो आप उसको टेस्ट कर लेना।
अभी भी हमने पढ़ा था स्ट्रॉन्ग एसिड्स और वीक एसिड्स होते हैं। तो जो वीक एसिड यानी ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं उनको हम टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन मिनरल एसिड्स को टेस्ट कभी मत कीजिएगा। उसके लिए हम क्या फाइंड आउट करते हैं, फिर लिटमस, फिनोप्थेलिन, मिथाइल ऑरेंज, वो चीजें देखते हैं कि वो एसिड है या फिर बेस है। ठीक है, तो एसिड्स हैव सार टेस्ट। सेकेंड थिंग, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, ब्लू लिटमस टू रेड। जो एसिड है वो क्या करेगा, ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देगा, रेड लिटमस में कन्वर्ट कर देगा। थर्ड, एसिडिक सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जो एसिडिक सॉल्यूशंस है, एसिडिक सॉल्यूशन क्या होता है बेटा, एसिडिक सॉल्यूशन का मतलब है हमारा एसिड एंड वाटर। जब हम क्या करते हैं, आपका एसिड और वाटर को मिक्स करते हैं तो जो चीज बन के आती है उसको हम क्या कहते हैं, एसिडिक सॉल्यूशन कहते हैं। तो एसिडिक सॉल्यूशन क्या कंडक्ट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, इनसे इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, इसीलिए इनको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स भी कहते हैं। दीज आर ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स क्यों कहते हैं इन्हें, क्योंकि ये अपने थ्रू क्या पास करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास करने की टेंडेंसी रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो फोर्थ पॉइंट है वो क्या है आपका, एसिड रिएक्ट्स विद मेटल टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। जो एसिड्स होते हैं हमारे, एसिड्स मेटल के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं बेटा, हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। यानी यहाँ पे क्या होगा आपका, एसिड प्लस मेटल, इट गिव्स सॉल्ट प्लस H2। ठीक है, लेट अस टेक वन एग्जांपल, Zn प्लस HCl, इट गिव्स ZnCl2 प्लस H2। ठीक है, तो Zn यहाँ पे क्या है हमारा, जिंक है, ये एक मेटल है। HCl हमारा यहाँ पे क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। तो जब हमारा एसिड मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है तो वो सॉल्ट बना रहा है और साथ ही साथ क्या लिबरेट कर रहा है, हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर रहा है। ठीक है, अब हमें कैसे पता चला कि ये जो गैस रिलीज हो रही है यहाँ पे, ये हाइड्रोजन गैस ही है। ठीक है, तो यहाँ पे होता क्या है बेटा, मान लो यहाँ पे आपने क्या किया है, एसिड लिया है HCl। ठीक है, इस एसिड में आप क्या ऐड कर रहे हो, यहाँ पे जिंक ऐड कर रहे हो। ठीक है, जब यहाँ पे क्या होगी, इन दोनों के बीच में रिएक्शन होगी तो सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। वो हाइड्रोजन गैस हमें कैसे पता चलेगा, ये हमारा HCl का सॉल्यूशन है बेटा, यानी एसिडिक सॉल्यूशन है। वो हमें कैसे पता चलेगा, पानी में बबल्स बनने लगेंगे। यहाँ पे एसिड सॉल्यूशन में क्या बनने लगेंगे, बबल्स बनने लगेंगे। इसका मतलब कुछ ना कोई गैस क्या हो रही है, अंदर प्रोड्यूस हो रही है, रिएक्शन हो रही है। अभी हमें ये नहीं पता कि वो H2 गैस है। ठीक है, जैसे जिंक और HCl क्या हुए, रिएक्ट हुए, अंदर क्या प्रोड्यूस होने लगे, बबल्स प्रोड्यूस होने लगे, गैस प्रोड्यूस होने लगी। फिर इसके सामने, इसके माउथ पे अगर हम क्या लेके आते हैं, कोई बर्निंग कैंडल लेके आते हैं। ठीक है, कोई बर्निंग कैंडल अगर हम यहाँ पे लेके आते हैं तो जैसे ही ये बबल्स इसके कांटेक्ट में आएंगे, वहां पे एक साउंड प्रोड्यूस होगी एंड दैट साउंड इज पॉप साउंड। वो साउंड क्या होती है हमारी, पॉप साउंड होती है। और जब भी आपकी कोई गैस बर्न होके पॉप साउंड क्रिएट करती है तो दैट इज ऑलवेज हाइड्रोजन गैस। यानी कोई भी आपका गैस है, अगर बर्निंग कैंडल के अराउंड वो क्या प्रोड्यूस कर रही है, पॉप साउंड प्रोड्यूस कर रही है, तो इसका मतलब क्या है कि वो जो गैस है वो कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस है। तो उससे हमें पता चलता है कि यस, जब भी कोई एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो जो गैस रिलीज होती है वो गैस कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस है। इतना क्लियर हुआ। सो जब हमारा एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, हमारा हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। और इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम यहाँ पे प्रूव कर सकते हैं, मींस दिस गैस इज हाइड्रोजन गैस। क्लियर। अब क्योंकि एसिड मेटल्स के साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ पे एक चीज क्वेश्चन आता है दैट जितने भी हमारे फूड स्टफ्स होते हैं, जैसे दही हो गया या विनेगर हो गया या पिकल्स हो गए, इन सबको हमने मेटल के कंटेनर्स में क्यों नहीं रखना चाहिए। क्वेश्चन समझ में आ रहा है। जितने भी हमारे फूड स्टफ्स हैं विच कंटेन एसिड,
ऑर्गेनिक एसिड जिनमें प्रेजेंट रहता है उनको हमें कभी भी मेटल के कंटेनर्स में क्यों नहीं रखना चाहिए। उसका जो रीजन है, जैसे कॉपर के वेसल्स या ब्रास के वेसल्स इसमें मत रखो कहते हैं, ठीक है। उसका जो रीजन है वो क्या है, बिकॉज एसिड जो उन आपका फूड स्टफ में एसिड प्रेजेंट होगा, विनेगर में जो एसिड होगा या कर्ड में जो एसिड होगा या पिकल्स में जो एसिड होगा, उनमें जो एसिड प्रेजेंट होगा हमारा, वो उस मेटल कंटेनर के साथ रिएक्ट करके एक पॉइजनस मेटल कंपाउंड बना देगा, जिससे फूड पॉइजनिंग का डर रहता है, ठीक है। इसीलिए आपके जितने भी हमारे फूड स्टफ्स होते हैं, ठीक है, फूड स्टफ्स containing acids are not kept in metal vessels, ठीक है। वाई? बिकॉज ये जो एसिड्स हैं ये किसके साथ रिएक्ट करेंगे, कंटेनर के मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे, क्योंकि इनके बीच में रिएक्शन होती है, कंटेनर के मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे, जिससे एक पॉइजनस मेटल कंपाउंड बनाएंगे और उससे फूड पॉइजनिंग का क्या रहता है, डर रहता है, क्लियर। तो ये क्वेश्चन आएगा तो सॉल्व कर दोगे वहां पे, ओके। नेक्स्ट 5th पॉइंट यहाँ पे क्या है आपका, acid reacts with metal carbonate and metal hydrogen carbonate to form carbon dioxide gas। जब एसिड हमारा मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या रिलीज कर रहा है, हाइड्रोजन गैस। लेकिन जब एसिड हमारा मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या रिलीज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। सो नेक्स्ट क्या आएगा, एसिड रिएक्ट्स विद metal carbonates और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स या हाइड्रोजन कार्बोनेट्स टू फॉर्म CO2 गैस, ठीक है। लेट अस टेक वन एग्जांपल, Na2CO3 दैट इज सोडियम कार्बोनेट, एक मेटल कार्बोनेट हो गया। इसके साथ जब HCl रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, सॉल्ट दैट इज NaCl प्लस H2O प्लस CO2। तो यहाँ पे कौन सी गैस लिबरेट होगी, CO, ठीक है। सो एसिड रिएक्ट्स विद मेटल कार्बोनेट्स टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। यहीं पे अगर मैं NaHCO3 लेती हूँ तो ये हो जाएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की भी HCl के साथ क्या होगी, सेम रिएक्शन होगी, clear। So whenever acid reacts with metal carbonate and metal hydrogen carbonate it form carbon dioxide gas। अब यहाँ पे भी वही क्वेश्चन अराइज होता है कि हमें कैसे पता चला कि जो गैस रिलीज हुई है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुई है, वो हाइड्रोजन भी तो रिलीज हो सकती थी, नाइट्रोजन भी रिलीज हो सकती थी, ऑक्सीजन भी रिलीज हो सकती थी, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड ही कैसे रिलीज हुई है ये पता करने के लिए यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, यहाँ पे हम यूज करते हैं लाइम वाटर। यहाँ पे क्या यूज होता है हमारा, लाइम वाटर, जिसका जो केमिकल नेम है वो है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो जब हमारा जो जैसे हम ये रिएक्शन करेंगे, यानी कि जैसे ही हमारा इन दोनों के बीच में रिएक्शन होगी, जो गैस रिलीज होगी उस गैस को हम किससे पास करेंगे, थ्रू द लाइम वाटर, ठीक है। तो वहां पे क्या रिएक्शन होगी, ये है हमारा CaOH होल्ड वाइज दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसके साथ कौन रिएक्ट करेगा, CO2 दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये जो हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है ना बेटा, ये जो लाइम वाटर होता है, लिम्का पिया है ना, लिम्का देखा है ना, वो क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है ना। तो लाइम वाटर भी क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, यानी इधर उधर दिखता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम क्या करेंगे, इस लाइम वाटर में क्या इंसर्ट करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इंसर्ट करेंगे, इट बिकम्स मिल्की। वो ऐसा लगेगा कि दूध बन गया, पहले वो पानी था अब वो क्या हो जाएगा, दूध बन जाएगा। तो अगर वो पानी जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है अगर वो दूध बन रहा है किसी गैस के पास करने से, मतलब वो गैस कौन सी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। और वो क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, CaCO3 दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट, और कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से यहाँ पे क्या आता है, मिल्कीनेस।
और साथ में क्या रिलीज होता है, H2। सो ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, जो ट्रांसपेरेंट यानी वाटर लाइक आपका क्या होता है, लाइम वाटर होता है, वो क्या हो जाता है, मिल्की हो जाता है, यानी दूध जैसा हो जाता है। और अगर हम एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पास करेंगे, यानी कार्बन डाइऑक्साइड पास करते रहें, गैस पास करते रहें, तो वो वापस से क्या हो जाता है आपका, ट्रांसपेरेंट। क्यों? क्योंकि ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है, ये CO2 के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना देता है, जिससे कि वो वापस से क्या हो जाता है, ट्रांसपेरेंट। यानी फर्दर यहाँ पे क्या रिएक्शन हो जाएगी, CaCO3 प्लस CO2, क्योंकि H2O तो इसमें ऑलरेडी है, तो CO2 और आ रहा है, तो ये क्या बना देगा, CaHCO3 होल ट्वाइस, जिससे मिल्कीनेस वापस से क्या हो जाएगी, डिसअपियर। ठीक है, तो हमें कैसे पता चला कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही है? इस गैस को अगर हम लाइम वाटर से पास करेंगे तो वो मिल्की फॉर्म हो जाएगा, जिससे हमें पता चल जाएगा कि यस वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। और अगर इस गैस को कॉन्टिन्यूसली पास करते जाएंगे तो जो मिल्कीनेस वहाँ पे प्रोड्यूस हुई थी वो वापस से डिसअपियर हो जाएगी ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्लियर? इतना क्लियर हुआ? अब इसी से रिलेटेड यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, और वो क्वेश्चन क्या है हमारा, कि जब कोई भी पर्सन होता है, उस पर्सन को अगर आपका क्या हो जाता है, एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है कुछ खा के, तो हम उससे कहते हैं कि आप बेकिंग सोडा का यहाँ पे यूज कीजिए। ठीक है, बेकिंग सोडा का यूज कीजिए। तो क्यों बेकिंग सोडा का यूज कीजिए बोला जाता है वहां पे? क्योंकि बेकिंग सोडा में क्या प्रेजेंट होता है आपका, बेकिंग सोडा इज अ मेटल कार्बोनेट। वो जो बेकिंग सोडा होता है वो क्या होता है, मेटल कार्बोनेट होता है। तो जिस पर्सन को एसिडिटी हुई है, मतलब उसके स्टमक में क्या है, बहुत ज्यादा एसिड बन गया है, जिसकी वजह से उसे एसिडिटी फील हो रही है। तो जैसे ही वो बेकिंग सोडा वहां पे लेगा तो उससे क्या होगा, उसकी बॉडी में मेटल कार्बोनेट जाएगा। वो मेटल कार्बोनेट किसके साथ रिएक्ट करेगा, उस एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, और वहां पे क्या रिलीज कर देगा, आपका H2O या CO2। तो वहां पे आपकी गैस रिलीज हो जाएगी, जिससे जो आपका पर्सन है उसको एसिडिटी में क्या हो जाएगा, रिलीफ मिलेगा। ठीक है, तो हम क्यों बेकिंग सोडा को वहां पे यूज करने के लिए बोलते हैं, बिकॉज बेकिंग सोडा कंटेन मेटल कार्बोनेट विच रिएक्ट्स विद एसिड टू लिबरेट द गैस। वो एसिड को वहां पे किस में कन्वर्ट कर देता है, गैस में कन्वर्ट कर देता है, इसीलिए हम बेकिंग सोडा का यूज करने को बोलते हैं। इतना क्लियर हुआ? दिस थिंग इज क्लियर? ठीक है, तो ये 5 पॉइंट्स क्लियर, 5 प्रॉपर्टीज क्लियर हुई। ओके, इनको नोट कीजिए, देन विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट प्रॉपर्टीज। 6th प्रॉपर्टी क्या है? 6th प्रॉपर्टी है एसिड रिएक्ट्स विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। सॉल्ट एंड वाटर। तो जो एसिड है हमारा, वो एसिड किसके साथ रिएक्ट करता है, बेस के साथ रिएक्ट करता है टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज, इस रिएक्शन को एक और नाम दिया जाता है, दैट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इसको क्यों नाम दिया जाता है, क्योंकि जो न्यूट्रलाइजेशन है, मतलब एसिड और बेस एक दूसरे को इफेक्ट को क्या कर रहे हैं, न्यूट्रल कर दे रहे हैं। ना ही एसिड का इफेक्ट दिखेगा इस रिएक्शन में, ना ही बेस का। रिएक्शन में एसिड भी है, बेस भी है, लेकिन ना ही हमें एसिड का रिएक्शन दिखेगा, ना ही बेस का। इसीलिए इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। लेट अस टेक वन एग्जांपल, एक एग्जांपल ले लो। फॉर एग्जांपल NaOH। NaOH हमारा बेस है, ठीक है, ये रिएक्ट करेगा किसके साथ, HCl के साथ, टू फॉर्म NaCl एंड वाटर। तो यहाँ पे क्या था, जो बेस था, बेस ने एसिड के इफेक्ट को नलिफाई किया, और जो एसिड था, एसिड ने बेस के इफेक्ट को नलिफाई कर दिया। दैट्स व्हाई इट इज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. So acid reacts with base to form salt and water, and this reaction is known as neutralization reaction. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप क्या कर लो, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है उसका सॉल्यूशन ले लो, ठीक है, और उस सॉल्यूशन में आप फिनोक्थेलिन की ड्रॉप्स इंक्लूड करो। ठीक है, तो फिनोक्थेलिन की ड्रॉप्स हम इंक्लूड करेंगे क्योंकि वो बेस है, तो जैसे ही फिनोक्थेलिन की ड्रॉप उसमें गिरेगी वो पिंक कलर का हो जाएगा। ठीक है, उसका जो कलर है वो क्या हो जाएगा, पिंक हो जाएगा, क्योंकि फिनोक्थेलिन क्या करता है, बेस की प्रेजेंस में अपने कलर को पिंक में कन्वर्ट कर देता है।
ठीक है। अब आप ऊपर से क्या करो, थोड़ा थोड़ा उसमें क्या ऐड करते जाओ, HCl ऐड करते जाओ। तो जैसे जैसे आप उसमें HCl ऐड करते जाएंगे वैसे वैसे जो पिंक कलर का आपका इफेक्ट होगा वो धीरे धीरे कम होता जाएगा और फाइनली एक पॉइंट आएगा जिस पॉइंट पे आपका वो क्या हो जाएगा, वापस से कलरलेस। ठीक है, तो उस पॉइंट पे क्या होगा, जो HCl था उसने पूरा का पूरा क्या किया, NaOH के इफेक्ट को क्या कर दिया, नलीफाई कर दिया। ठीक है, और उसके बाद आप तुरंत अगर उसमें NaOH की एक ड्रॉप डालेंगे तो वो वापस से क्या हो जाएगा, पिंक कलर का हो जाएगा। क्योंकि पहले तो क्या था, NaOH और HCl दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर रहे थे, नलीफाई। लेकिन जैसे ही आपने थोड़ा और NaOH डाला तो NaOH ज्यादा हो गया, यानी बेस ज्यादा हो गया। बेस ज्यादा हो गया तो वापस से कौन सा कलर आ गया, पिंक कलर। ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जहां पे एसिड और बेस बैलेंस वे में रहते हैं और एक दूसरे को इफेक्ट को क्या कर देते हैं, नलीफाई। ये हमारी 6th प्रॉपर्टी है एसिड की। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है हमारी एसिड की वो क्या है बेटा, देखिए, एसिड रिएक्ट्स विद मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। जो एसिड है हमारे वो किसके साथ रिएक्ट करते हैं, रिएक्ट्स विद मेटल ऑक्साइड to form salt and water. ठीक है, let us take one example like Na2O, that is sodium oxide plus HCl, it gives NaCl plus H2। तो हमारा जो मेटल्स हैं वो हमारे जो हमारे एसिड्स हैं वो हमारे मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं। और सेम रिएक्शन ही किसके साथ देंगे, मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ भी देंगे। ठीक है, मींस यहाँ पे अगर मैं NaOH ले लेती हूँ तो वही हो रहा है ना कि मेटल हाइड्रोक्साइड हो गया ना, ये बेस हो गया। ठीक है, तो ये मेटल हाइड्रोक्साइड हो गया, ये मेटल ऑक्साइड हो गया। मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर दे रहे हैं, मेटल हाइड्रोक्साइड यानी बेस के साथ रिएक्ट करके भी क्या देंगे, सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, सो एसिड रिएक्ट्स विद मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। जो लास्ट प्रॉपर्टी है एसिड की बेटा, वो जो आपने पढ़नी है, वैसे तो इसकी बहुत प्रॉपर्टीज हैं लेकिन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो क्या है, दैट एसिड्स आर कोरोसिव इन नेचर। जो एसिड्स हैं हमारे वो क्या है, कोरोसिव इन नेचर। सो कोरोसिव इन नेचर कहने का मतलब क्या है बेटा, अगर हम लोग, मैंने आप लोगों से कहा कि अगर हम लोगों ने कंसंट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट एसिड बनाना है तो हमें वहां पे प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं। ठीक है, या फिर उससे पहले मैंने आपसे कहा था कि अगर हमें एंट स्टिंग लग जाए यानी चींटी कोई काट ले तो हमें बर्निंग सेंसेशन वहां पे क्रिएट हो जाता है। क्यों, क्योंकि आपके जो एसिड्स होते हैं उनका कैसा नेचर होता है, कोरोड करने का नेचर होता है, कोरोसिव नेचर होता है। ठीक है, वो पूरा जला देंगे वहां पे। तो अगर आपकी बॉडी पे, अगर आपके स्किन पे एसिड पड़ जाए, स्ट्रॉन्ग एसिड स्पेशली, ठीक है, ऑर्गेनिक एसिड्स तो हमारे वीक एसिड्स होते हैं लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड्स अगर हमारी बॉडी पे लग जाए तो वहां पे क्या होगा, वो हमारी बॉडी को कोरोड कर देंगे यानी कि बर्न कर देंगे। दैट्स व्हाई एसिड्स आर कोरोसिव इन नेचर। और यही रीजन है कि एक्सेस ऑफ एसिड अगर हम ईट कर लेते हैं तो हमारा जो स्टमक होता है उसमें एसिडिटी क्रिएट हो जाती है। एसिडिटी का मतलब क्या होता है, एक्सेस ऑफ एसिड हमारी जो स्टमक की लेयर होती है उसको जलाना शुरू कर देता है, बर्न करना शुरू कर देता है और उसी बर्निंग सेंसेशन को हम क्या कहते हैं, एसिडिटी कहते हैं। तो एसिड्स का जो नेचर होता है वो कोरोसिव होता है, इसीलिए हमें क्या होता है, बर्निंग सेंसेशन वहां पे फील होता है। तो ये सारी हमारी एसिड्स की प्रॉपर्टीज थी। इसमें आपको ऑर्गेनिक एसिड क्या होता है, मिनरल एसिड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग वीक एसिड क्या होता है और कैसे हम डाइल्यूट एसिड प्रिपेयर करते हैं कंसंट्रेटेड एसिड से, या इनकी जो डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस हैं, ये सब आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्लियर। सो वीडियो को आप पढ़िएगा, कहीं पे भी अगर कोई डाउट है तो पूछिएगा। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।